हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और इसके 2 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके थे एसिड बेस इंडिकेटर्स की, और उसके बाद हमने एसिड्स को स्टार्ट कर लिया था। एसिड्स क्या होते हैं, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, कौन सा इंडिकेटर एसिड्स के कॉन्टेक्ट में आने पर क्या चेंजेस शो करता है, और हम लोग पढ़ रहे थे कि एसिड्स के अंदर क्या क्या जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स की जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें हमने सिर्फ अभी एक ही रिएक्शन पढ़ी थी, वो थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सम अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स की रिएक्शन होने पर आखिर क्या प्रोडक्ट बनता है और किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, हमारी ये देखते हैं इसको। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आप पर्टिकुलर एक एक रिएक्शन को क्रैम नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपको जनरल रिएक्शन पता होनी चाहिए। यानी जैसे अगर मैं इस रिएक्शन के रेफरेंस में बात करूं तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं, तो आप कौन कौन से एसिड्स की रिएक्शन किस किस मेटल कार्बोनेट्स के साथ रटते फिरेंगे। इससे अच्छा क्या रहेगा, हमें इसकी एक जनरल इक्वेशन, जनरल रिएक्शन पता हो। वो क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए, कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, आप ध्यान रखेंगे। एक तो बनेगा मेटल सॉल्ट, एक प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होगा बच्चों वाटर, और एक प्रोडक्ट और होगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो केवल जो मेटल सॉल्ट है वो पानी में घुला हुआ मिलेगा आपको, यानी एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसको सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे तरीके से इजी वे में आप 3 प्रोडक्ट भी कह सकते हो कि मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। यानी कि 2 प्रोडक्ट तो इसमें फिक्स हैं, एक ये और एक ये, जो आंखें बंद करके आपने लिख देना है। जब भी आपकी एसिड की रिएक्शन आपसे पूछी जाए मेटल्स के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको लिख ही देना है। मेटल सॉल्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कार्बोनेट लिया गया और कौन सा एसिड लिया गया है। मैं बात समझा दूं आपको रिएक्शन के साथ। देखिए, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। मेटल कार्बोनेट, मैं किसी भी एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जो कि एक सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मैं लिख भी दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ले लिया, यानी कि मेटल कार्बोनेट। कौन सी मेटल का कार्बोनेट, ये कैल्शियम मेटल का कार्बोनेट है। ये जो CO3 होता है बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, CO3, और ऊपर इसकी जो वैलेंसी होती है, हालांकि ये एक्चुअल में तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोला जाता है, लेकिन 10th लेवल पर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम नॉर्मली इसको बैलेंसी बोल देते हैं, लेकिन ये बैलेंसी होती नहीं है, ठीक है। आम बोलचाल में चल जाएगा, आपके क्लास 10 के लेवल पे चल जाएगा, आप इसको बैलेंसी कह सकते हो। ये आपका होता है कार्बोनेट आयन, समझना ध्यान से, ये कार्बोनेट आयन है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, ये कार्बोनेट आयन जिस मेटल के साथ जुड़ जाएगा उसी मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे अगर मैंने इसको सोडियम के साथ जोड़ दिया तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ जोड़ा है तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ जोड़ दूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। सिंपल है, लेकिन बैलेंसी का ध्यान रखेंगे। अगर हमने कैल्शियम के साथ इसको जोड़ा, मान लीजिए कैल्शियम ये है और कार्बोनेट ये है, कैल्शियम की बैलेंसी +2 होती है, तो इन दोनों की बैलेंसी सेम है, इसलिए हमने फॉर्मूला बना दिया। किसी के नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नंबर लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों बैलेंसी सेम है, ये आपने 9th में पढ़ा था। लेकिन सपोज दैट अगर मैंने सोडियम के साथ इसको बनाया होता, सोडियम के साथ जोड़ता, तो CO3 तो -2 रहता ही रहता, लेकिन सोडियम की बैलेंसी तो +1 होती ना। तो अब इसमें क्या होता, क्रॉस हो जाता, ये 2 कहां पहुंच जाता, सोडियम के नीचे, और ये +1 है तो 1 लिखने की नीड नहीं है, तो CO3 ऐसा ही रहता, फॉर्मूला बनता Na2CO3। हम अगली रिएक्शन इसके साथ भी आपको करके दिखाएंगे, लेकिन ये जो चीज है ये आपको बच्चों आनी चाहिए,
तभी आप इस जनरल रिएक्शन का, जनरल इक्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। वरना फिर आपको रटना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आप भूल जाएंगे उसको कभी ना कभी। चलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ले लिया बच्चों, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। HCl एक्वस, हमेशा ध्यान रखें एसिड जब भी लिए जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में ही लिए जाएंगे, जिसका नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब देखो रिएक्शन बच्चों, आपसे पूछा गया कि बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से क्या बनेगा। अब देखो आपने अलग अलग रिएक्शंस नहीं रटनी, आपको ये पता हो जाना चाहिए बस कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, और HCl क्या है, एक एसिड है। तो मेटल कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो तीन ही प्रोडक्ट बनते हैं, मेटल सॉल्ट, वाटर और CO2। तो वाटर और CO2 तो हमारे पास फिक्स है। चलिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, ये हो गया वाटर और प्लस CO2। ठीक है, वाटर और CO2 तो फिक्स है, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, बनेगी ही बनेगी 100%। अब समस्या आएगी कि सॉल्ट कौन सा बनेगा। तो सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया था, इसकी देखो किस तरीके की मैकेनिज्म होगी। जैसे CaCO3 है, मैंने यहां लिख लिया इसको, और HCl को लिख लो यहां पर। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं इसके। अभी आप देखना कैसे, ये CaCO3 है, आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इससे मिलेगा मुझे Ca+2, मैंने अभी बना के भी दिखाया था आपको फॉर्मूला, और CO3 क्या मिलेगा -2, समझ रहे ना। और HCl देखो आप, H+ मिलेगा, इसको यहां से ब्रेक कर दो एसिड को, और यहां पर क्या मिलेगा Cl-, समझना ध्यान से। अब इनमें क्या होगा, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि इसका जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो इससे कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा। तो कैसे बनेगा वो भी देख लो। Ca के पास +2 है और Cl के पास क्या है -1। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा फॉर्मूला बनाने के लिए तो Ca के नीचे तो 1 आएगा, जो कि लिखना नहीं है, और 2 कहां पहुंच जाएगा, Cl के नीचे, तो आपके पास बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और यही बच्चों क्या है, मेटल सॉल्ट है। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं CaCl2, समझ गए ना। ये आपका बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और यही क्या है, यही मेटल सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट बन गया। रिएक्शन तो पूरी हो गई। अब एक चीज जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना उस चीज को, ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगी आगे चल के। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बना CaCl2 बना, हमारे पास तो एक ही Cl था, इसका मतलब इससे काम नहीं चलने वाला, हमें 2 Cl चाहिए यहाँ से। और 2 Cl कब बनेंगे, जब हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 तो H+ होंगे और 2 ही क्या होंगे, Cl-। इससे क्या होगा, हमारा ये फॉर्मूला बन गया CaCl2। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो H है और CO3 है, ये भी तो आपस में जुड़ेंगे भाई। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ भी तो जुड़ेगा, इंटरचेंज भी तो करेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ेंगी। जब ये आपस में जुड़ेंगी तब क्या बनेगा, H+ और CO3-2। आप क्रॉस कराएंगे तो H के नीचे देखियो क्या आएगा, H के नीचे आएगा 2 और CO3 के नीचे जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा, H2CO3। बहुत ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे सर आपने तो H2CO3 कहीं लिखा ही नहीं। H2CO3 बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। मैं इसके बारे में बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड है, जो आप मोस्टली जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो वो एक्चुअल में यही होते हैं, कार्बोनिक एसिड ही होते हैं। उनमें वाटर में CO2 मिलाया जाता है। देखो इसमें है क्या, ये जो H2CO3 है ये एक बहुत वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल का मतलब ये है कि थोड़ी सी भी हीट से या थोड़ी सी भी टेम्परेचर से ये डिकम्पोज हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या था, अगर मैं इसको देखो थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाओ, इस एरो को मैं इधर बना देता हूं। तो क्या क्या बना आपके इस सिस्टम के हिसाब से, दो चीजें बनी। एक तो क्या बना, CaCl2 बन गया, दूसरा क्या बन गया, H2CO3। ये प्रोडक्ट आपके बन गए। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैंने 3 प्रोडक्ट बताए थे, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि मेटल सॉल्ट, वाटर और CO2। लेकिन जब मैंने इस तरीके से आपको मैकेनिज्म टाइप से दिखाया तब मैंने देखा कि यहाँ पर तो 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। मेटल सॉल्ट तो पहले ही बताया था, अभी भी बन रहा है, लेकिन अब ना तो यहाँ पर मुझे H2O दिख रहा है ना CO2 दिख रहा है। उन दोनों की जगह कौन दिख रहा है, H2CO3 दिख रहा है, कार्बोनिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखना, कार्बोनिक एसिड एक बहुत ही अनस्टेबल लिक्विड होता है।
थोड़े से भी टेम्परेचर पर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O और CO2 में। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने इसकी स्प्लिटिंग यहां पर लिखी हुई है H2O प्लस CO2, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनता तो है, लेकिन जब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी अगर एटलीस्ट हो रही है तो ये CO2 और H2O में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। वैसे तो 2 ही बन रहे थे, कौन से, मेटल सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड 2 पार्ट में ब्रेक होकर क्या बना देगा, H2O और CO2। इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 3 प्रोडक्ट, कौन कौन से, मेटल सॉल्ट, वाटर और CO2। अब इस कार्बोनिक एसिड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस रिएक्शन को समझ लेना है, ठीक। उसका समय आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा इसी चैप्टर में आपको। फिलहाल आप इस रिएक्शन को देखो, कोई डाउट है तो आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो, फिर भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रिएक्शन को फटाफट नोट कर ले अपनी कॉपी पर, या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, जो बहुत जरूरी है। देखो कभी कभी क्या होता है, ये रिएक्शन तो आपने पता कर ली कि भाई मेटल सॉल्ट और मेटल कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्शन होने से क्या बनता है, मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसी का एक एग्जांपल आ गया कि भाई कैल्शियम, आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। लेकिन कभी कभी क्या पूछता है, रिएक्शन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेता है। वो आपसे पूछेगा, मालूम है कैसे, वो कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, और पार्ट दे देगा क्वेश्चन के 2-3 पार्ट। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में आपको दे दिया, आपसे कह रहा है वो कि लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बताइए, वो पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है जब लाइमस्टोन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब वहीं पर आप चक्कर खा गए कि साहब लाइमस्टोन क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, और सुना भी है तो हमने उसका फॉर्मूला नहीं पता, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यही आप ध्यान रखें, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है बच्चों, ये कई सारे तरीके से पूछी जाती है। उसके लिए आप 2 चीजें हैं वो याद रखें, एक तो ये जनरल रिएक्शन, ठीक है, इस जनरल रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया। और अब मैं जो चीज दिखा रहा हूं वो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को और किन किन नामों से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब देखो क्या क्या हो सकता है। अगर आपसे लाइमस्टोन कहा जाता है, आपसे पूछता है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का मतलब भी कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाता है मार्बल, ठीक है, मार्बल जो आपका पत्थर होता है जमीन पे बिछाते हैं ना, संगमरमर टाइप, मार्बल का मतलब भी कैल्शियम कार्बोनेट है। आपसे पूछता है चौक, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना चौक से स्कूल में, वो चौक, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है। और एक बहुत फेमस नाम आता है एग शेल्स, जो अंडे का छिलका होता है, मुर्गी के अंडे होता है ना, उसका छिलका व्हाइट होता है, ऊपर का लेयर जो होती है, उसका भी मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। हालांकि उसमें मैग्नीशियम, सेलेनियम वगैरह, कुछ फ्लोराइड्स वगैरह भी मिले रहते हैं, लेकिन मोस्टली उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप ये समझ लें कि अगर रिएक्शन इनमें से किसी की भी पूछी जाए, चाहे पूछा जाए लाइमस्टोन, चाहे कहा जाए मार्बल, चाहे कहा जाए चौक, या फिर कहा जाए एग शेल्स, इन सब का मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आ रही ना, इन सब का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है कि नहीं। ये एग शेल वाली रिएक्शन कई बार बोर्ड पूछ चुका है कि एग शेल्स की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो क्या होता है। तो एग शेल का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे और आप नहीं समझ पाएंगे हमसे पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, एक और रिएक्शन ले लेते हैं सेम हेडिंग के उसमें। अब रिएक्शन ले लेते हैं, चलिए किसी और मेटल कार्बोनेट की। मान लीजिए मेरे पास अब आ गया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया आपका Na2CO3, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के भी दिखाया था, और इसकी रिएक्शन में करा देता हूं चलिए H2SO4 से, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दूं यहां पर मैं। ये फॉर्मूले जो हैं आप याद करते रहे धीरे धीरे, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप नहीं लर्न कर पाएंगे उसको। जो भी चीज आपके सामने आती जा रही है आप उनको अच्छे से अपने माइंड में फिट करते रहिए, एक साथ कुछ नहीं होता बेटा,
धीरे धीरे ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये सब चीजें आप सोचें हम एक दिन में बैठ के सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले, सारे कंपाउंड्स के नेम रट लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे आप एक एक दो रिएक्शन डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी नेम, जो भी केमिकल्स आते जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया उनका कलर, उनकी फिजिकल स्टेट, इन पर जरा आप थोड़ा सा गौर करिए और याद रखने की कोशिश करिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो ये एक सॉलिड होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉलिड, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट होता है। चलिए अब इसकी रिएक्शन करनी है। देखो फिर से भाई ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का एक मेटल है तो ये एक मेटल का कार्बोनेट हो गया और ये एक एसिड है। तो एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन से क्या होता है? मेटल सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, CO2 बनती है। कौन सा सॉल्ट बनेगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन दो चीजें तो फिक्स है ना। कौन कौन? एक तो वाटर फिक्स है और दूसरा CO2 फिक्स है। ये दो चीजें तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। मैं आंखें बंद करके लिख देना, कुछ सोचना ही नहीं है। मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन है तो ये तो बनना ही बनना। और ये कैसे बना था ध्यान करो, ये एक्चुअल में बना था किसके फॉर्म में? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, H2CO3 की फॉर्म में, लेकिन वो ब्रेक होकर क्या बना देता है? H2O और CO2, ठीक है। तो आप ऐसे भी उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूं, इसके बाद फिर ब्रेक करके नहीं दिखाऊंगा, आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास Na2CO3 है और यहां पर है मेरे पास H2SO4। अब होगा क्या, इसमें हम जब ब्रेक करेंगे यहां से तो इसमें मुझे मिलेगा 2Na+ और CO3 कितने मिलेंगे? 1। CO3 पे क्या बैलेंसी रहेगी? -2। ये आप याद रखिए। इधर H2SO4 की ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग आप देखते जाओ, दो तो H+ मिलेंगे इसमें मुझे और SO4 क्या मिलेगा? -2। अब मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या होती है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन की तरह होती है। यानी कि इसका जो पॉजिटिव आयन है वो एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा। आप फिर से याद करो, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया था जब मैंने मेटल की रिएक्शन कराई थी कि मेटल सॉल्ट कब बनता है? जब मेटल एसिड के नेगेटिव पार्ट्स के साथ ऐड होगी। तो ये मेटल है और ये एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट है, इसके साथ जोड़ दो इसको, बैलेंसी के अकॉर्डिंग मेटल सॉल्ट बन जाएगा। कैसे जोड़ना है देखो, मेरे पास Na+, फॉर्मूला बनाने के लिए इस नंबर को लिखने की कोई नीड नहीं है, वो अपने आप ही एडजस्ट होके आ जाता है। Na+ और यहाँ पर आ गया SO4 -2। आप देख रहे हैं बैलेंसी डिफरेंट है, आप क्या करेंगे, बैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो 2 पहुंचेगा किसके नीचे? Na के नीचे, Na2, और 1 पहुंचेगा SO4 के नीचे, जो कि लिखा नहीं जाता, बनेगा Na2SO4। देखो अपने आप 2 सोडियम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 थे, हम लेके नहीं चले, वो अपने आप ही बैलेंसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो Na2SO4 नाम का यहाँ पर क्या बन गया? मेटल सॉल्ट। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है। जैसे कि ये कार्बोनेट आयन है, ये सल्फेट आयन होता है। जब सोडियम कार्बोनेट आयन के साथ जुड़ा था तब उसका नाम सोडियम कार्बोनेट था, जब वो सल्फेट के साथ जुड़ गया तो उसका नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। और ये दोनों प्रोडक्ट तो फिक्स हैं। कैसे बने वो यहां से दिख जाएंगे। H और CO3, H+ ले लो और CO3 -2 ले लो, बैलेंसी को क्रॉस कर दो, 2 पहुंचाओ H के नीचे, H2 CO3 के नीचे बन जाएगा, जो कि लिखा नहीं जाएगा, बन गया H2CO3। और यही H2CO3 ब्रेक होकर क्या दे देता है? H2O और CO2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड के साथ बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। अब कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं किसकी? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तीसरी सेम रिएक्शन है, बहुत जरा सा अंतर है, आप तुरंत समझ जाएंगे इसको अगर ये रिएक्शन समझ गए होंगे तो रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जैसे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वैसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी होते हैं। अब अंतर क्या है देखो, जैसे कार्बोनेट्स में क्या होता था, ये वाला आयन होता था CO3 -2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट आयन। तो किसी भी मेटल के साथ अगर हम इसको ऐड कर दें तो उसी मेटल का क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर मैं इसको सोडियम के साथ ऐड कर दूं तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ ऐड कर दूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम के साथ कर दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। किसी के भी साथ कर सकते हैं, किसी मेटल के साथ, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा एक और आयन होता है HCO3, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? -1। देखो -2 तो CO3 पे था ही, एक H और इसमें अगर जोड़ दें तो H के ऊपर तो +1 होता है, तो ये -2 और वो +1 H का, ठीक है, -2 वो +1 मिलके कितना रह जाएगा? फिर -1 ही तो रह जाएगा।
-2 और +1, अगर मैं इसको देखूं मैथमेटिक्स के हिसाब से तो क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा, सीधी सी बात है। तो HCO3 माइनस, इस वाले आयन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या फिर बच्चों इसका एक और नाम होता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। और इसीलिए जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज मेटल बाइकार्बोनेट्स। इसी वजह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को मेटल बाइकार्बोनेट्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात अगर हम करें तो अगर मेरे पास NaHCO3 लिखा है, NaHCO3, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो। अभी मैंने क्या बताया था, जिस मेटल के साथ जोड़ दोगे उसका नाम पहले लगा दो बस, बाकी सब रहेगा सेम। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर सोडियम के साथ जोड़ दिया तो नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम ये भी कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ आ रही बात, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। इसी तरह अगर मैंने किसी और के साथ मान लो कैल्शियम के साथ लगा दिया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम हो सकता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, चलिए ये आप नोट कर लेना। सेम प्रोडक्ट बनते हैं इसमें बच्चों, जो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन थी एसिड की, सेम रिएक्शन है। यानी देखो मैं यहां पे लिख देता हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। ठीक, सेम रिएक्शन है, कोई अंतर नहीं है। क्या क्या बना था पिछली रिएक्शन में, एक तो बना था मेटल सॉल्ट, दूसरा बना था क्या, वाटर, और तीसरा क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोडक्ट्स हैं, जरा सा भी अंतर नहीं है। समझ में आ रही बात, सिर्फ ये कंपाउंड एक चेंज हुआ है, पहले मेटल कार्बोनेट था और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकली देखा जाए तो दोनों का जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, बहुत आसान रिएक्शन है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, चलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट। तो इसका एक और नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक चीज समझ लेना, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको कमर्शियल लैंग्वेज में या आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, जो छोले वगैरह उबालते समय मम्मी आपकी किचन में यूज करती होंगी ताकि वो फूल जाए, तो ये बेकिंग सोडा आपका है। ठीक है, इसी का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी काफी सारे यूजेस हैं, हम इसको बनाना भी सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे बनाया जाता है और इसके कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं। बड़े काम की चीज है ये। एसिडिटी के समय भी इमरजेंसी में काम आता है। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कोई एंटासिड, कोई टैबलेट, कोई सिरप घर पे नहीं रखा हुआ है, तो हम बेकिंग सोडा जरा सा लेकर और उसको पानी के साथ खा सकते हैं, उससे हमें एसिडिटी में क्विक रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है, एडिबल बेस है, इसको खाया जा सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन से एसिड की रिएक्शन कराएं, चलिए मान लेता हूं HCl की रिएक्शन करा देता हूं मैं, और एक्वस फॉर्म में इसको यूज करना है, आप ध्यान रखें। अब NaHCO3 क्या कोई भी हो, किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, अलग अलग रिएक्शंस नहीं याद रखनी है, जनरल रिएक्शन याद रखनी है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन से क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनेगा वो आपको देखना है। तो दो प्रोडक्ट तो यहाँ पर बना ही लो कुछ बिना सोचे समझे। ठीक है, H2O और CO2 सेम प्रोसेस है, वही H2CO3 बना होगा पहले, वो ब्रेक हो गए, ये बन गया होगा। अब बात आती है कि मेटल सॉल्ट कैसे बने, तो NaCO3 और यहाँ HCl। ब्रेकिंग आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से सिर्फ मेटल को अलग करना होता है, सिर्फ मेटल को, बाकी बचा वो नेगेटिव पार्ट में जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, ये यहाँ से Na+ मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, CO3-। ये क्या है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आयन, और ये क्या है, सोडियम आयन। सिमिलरली जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहां से आपको मिलेगा H+ और Cl-। मैंने क्या बताया था कि मेटल सॉल्ट कब बनता है, जब मेटल एसिड के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर Na है, यहाँ पर Cl है, दोनों की बैलेंसी सेम है, तो कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। अब क्या बचा, HCO3 और H, तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक H ये H2CO3, सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो बन गया H2CO3, और H2CO3 ब्रेक होकर क्या दे देगा आपको, H2O और CO2। तो कोई समस्या नहीं है, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हो। घर में आप लोग खाने में भी इसका यूज करते हो, हालांकि उसमें थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड भी मिला होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। सुना होगा ना आपने एड्स में, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो जो हम सब्जी वगैरह में खाने में जो सफेद वाला जो नमक डालते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में होता तो NaCl ही है, लेकिन वो प्योर NaCl नहीं होता, उसमें ये सब्सटेंस थोड़ा सा पड़ा रहता है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड की वजह से ही हम उसको क्या बोल पाते हैं कि ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है। और ध्यान रखने, क्वेश्चन भी बच्चों पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्योर NaCl। प्योर NaCl का मतलब कॉमन सॉल्ट, इसको खाने के लिए यूज करना अच्छा नहीं माना जाता, उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। आपने कई सारे एड्स टीवी पे देखे होंगे। अब टेबल सॉल्ट क्या है, टेबल सॉल्ट का मतलब जो खाने वाला नमक होता है, हम खाने में डालते हैं, ये क्या होता है, टेबल सॉल्ट का मतलब होता है कि NaCl तो होगा ही होगा, और उसमें क्या और मिला होगा, पोटेशियम आयोडाइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं फिर बाद में, आयोडाइज्ड सॉल्ट। समझ में आ रही है, ये तो मैं फिर भी बताऊंगा, अभी NaCl की जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे एक बार फिर से मैं इसको बताऊंगा, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट का मतलब प्योर NaCl, टेबल सॉल्ट का मतलब NaCl में थोड़ा सा क्या मिला दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, ताकि उसमें आयोडीन आ जाए। और आयोडीन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। एक और एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट का ले रहे हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट फॉर CO2 गैस। एक और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, KHCO3 ले लिया। देखो एग्जाम्पल तो बहुत हैं, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं करा सकता, मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल डिटेल में समझा दिए, पूरी मैकेनिज्म बता दी कैसे रिएक्शन होगी। अब अगर आपको बैलेंसी वगैरह पता है तो आप किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन लिख सकते हैं। मान लो KHCO3 मेरे पास है और मैंने रिएक्शन H2SO4 से करानी है, ठीक है। तो अब फटाफट मैं डायरेक्टली इस रिएक्शन को दिखा रहा हूं आपको। आपने देखा कि ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एसिड से रिएक्शन हो रही है, तो दो प्रोडक्ट तो आपको पता ही चल गए स्टार्टिंग में ही, CO2 और वाटर। तीसरा क्या, सॉल्ट। सॉल्ट अब डायरेक्ट बनाना सीखो, कैसे, मेटल निकाल लो, यहां से मेटल K, पोटेशियम मेटल, इस पे क्या रहता है +1, और यहां से एसिड का नेगेटिव पार्ट निकाल लो, जो कि क्या होगा, SO4 -2। बैलेंसी क्रॉस कर दो, जब बैलेंसी क्रॉस कर दोगे तो बन जाएगा K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है कि नहीं। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ उम्मीद है आपको रिएक्शंस पता चल गई होंगी। अब आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी वगैरह से और भी रिएक्शंस दे रखी होंगी मेटल बाइकार्बोनेट की और मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, उनको अपने आप करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा एनरिच हो जाए, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है आपको जरूर मिलेगा। अब बच्चों एक चीज और आप समझ लें कि जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में जो मेटल और एसिड के बीच की रिएक्शन दिखाई थी, जहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती थी, वो तो मैंने कहा पहले बताया थियोरेटिकली, मैं बोर्ड पे लिख दिया हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसका, और कोई गैस निकलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन सी गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। इसी तरह CO2 गैस का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2। मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लैब में। एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए मैंने थोड़ा सा यहां पर क्या ले लिया, Na2CO3,
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डालनी किसकी, H2SO4 की, H2SO4 की। तो एसिड और मेटल कार्बोनेट। अब मुझे थ्योरेटिकली तो ये बात पता है कि इसकी रिएक्शन से मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगी, थ्योरेटिकली पता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने इसको करके देखा तो जैसे ही मैं इसको करूंगा, जैसे ही एसिड इसमें गिरेगा, इसमें से क्या होगा, एक सनसनाहट की आवाज आएगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल बोलते हैं ना, इस टाइप की आवाज जो आती है, एकदम सनसनाहट की आवाज, और बबल्स वगैरह निकलेंगे इसके, जैसे एसिड होगा इसके अंदर, और नीचे क्या होगा, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, जो मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट नीचे रखा हुआ, तो जैसे ही एसिड डाला वैसे ही एकदम फिजिंग साउंड, एक सनसनाहट की आवाज आएगी और बबल्स वगैरह निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब एक गैस इसके अंदर से निकलती हुई बाहर की तरफ जाती दिखाई देगी, जो कि कलरलेस गैस होगी, ठीक है। उसकी कोई महक, कोई स्मेल आपको नहीं लगेगी, यानी वो ऑर्डरलेस होगी। समझ में आनी बात। तो पहले तो ध्यान रखें कि CO2 इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस का मतलब बताया था विदाउट स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये CO2 गैस है या नहीं। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनमें कलर होता है, तो उनके कलर को देखकर हम लगभग 70 to 80% कंफर्म हो जाते हैं कि ये दूसरी जो गैस है वो हो सकती है। जैसे क्लोरीन है तो ग्रीनिश येलो टाइप की निकलती है। आपकी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होते हैं NO2 वगैरह, वो ब्राउन कलर के निकलते हैं। ब्रोमाइड्स भी ब्राउन कलर की निकलती हैं। तो उनके कलर को देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कलरलेस गैसेस को देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे। कोई भी गैस हो सकती है, ये तो कोई स्मेल नहीं होगी इसकी। तो फिर कैसे पता करें कि इसमें से निकलने वाली गैस CO2 ही है, ठीक है। तो चलिए उसी को हम लोग समझते हैं। तो CO2 एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका टेस्ट का बेसिस क्या है, क्या प्रिंसिपल है, किस लॉजिक के हिसाब से हम इसको पता करेंगे, वो ध्यान रखें। वो एक ये टैगलाइन में लिख रहा हूं यहाँ पर कि CO2 टर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अभी हम रिएक्शन के रूप में भी लिखेंगे। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ध्यान रखना लाइम वाटर क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना लाइम वाटर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। चलो पूरा ही लिख दे रहा हूं, इज कॉल्ड लाइम वाटर। समझ गए ना आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। और ये बच्चों कलरलेस होता है। ओरिजिनली अगर हम देखें तो लाइम वाटर कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। अब यही इस टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर हमारे पास लाइम वाटर रखा हुआ है तो वो कलरलेस होगा, और उसमें मैंने एक गैस पास करा दी, एक गैस को मैंने लाइम वाटर में पास करा दिया, और अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया, दूध जैसा सफेद रंग का हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि जो गैस हमने पास कराई थी वो कौन सी है, CO2। इसीलिए मैंने लिखा है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 लाइम वाटर को मिल्की कलर दे देती है। पहले कैसा कलर होता है लाइम वाटर का, नो कलर, विदाउट कलर, यानी कि कलरलेस होता है। लेकिन अगर CO2 उसके अंदर मिला दी जाए, CO2 को पास करा दिया जाए, तो उसका कलर एकदम मिल्क की तरह व्हाइट हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और अगर हमने प्रैक्टिकली लाइम वाटर में कोई गैस पास करवाई और लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो दैट मीन्स वो गैस कैसी थी, कौन सी थी, CO2 थी। बस यही प्रिंसिपल है, इसी को हमें यूज कर लेना। देखिए बहुत सिंपल सी एक डिवाइस हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। डिवाइस क्या, छोटा सा एक ग्लासवेयर, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। चलिए एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, इस टेस्ट ट्यूब में कॉर्क फंसा दिया, इसके अंदर एक ट्यूब लगा दी, ठीक है। ये एक डिलीवरी ट्यूब ले ली, एक डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। और यहां पर हमने क्या काम करा, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब या कोई भी एक मैंने बेसल ले लिया, और इसमें
मैंने ऑलरेडी भर के रखा है क्या, लाइम वाटर। इसमें लाइम वाटर भर के रखा हुआ है और इस ट्यूब को बिल्कुल अंदर तक लाइम वाटर के अंदर तक डुबो देना है, डुबो देना है ऐसे। और लाइम वाटर ये है, ठीक है, ऐसे डूब जानी चाहिए। और इसके अंदर मैंने क्या भरा, मान लीजिए एक रिएक्शन चल रही थी इसके अंदर, ये तो मैंने भर दिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके अंदर रिएक्शन करवाई गई, मान लेता हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये मैंने भर दिया HCl, ठीक है। अब मुझे थ्योरेटिकली पता है कि HCl और Na2CO3 की रिएक्शन से CO2 गैस निकलेगी, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से टेस्ट ट्यूब का माउथ यहाँ से बिल्कुल क्लोज्ड है, कॉर्क लगा हुआ है, जो भी गैस यहाँ से निकलेगी, मुझे नहीं पता फिलहाल की वो गैस कौन सी होगी, लेकिन जो भी गैस होगी वो इस टेस्ट ट्यूब के इस डिलीवरी ट्यूब वाले पोर्शन में जाएगी, इस डिलीवरी ट्यूब में जाएगी, और जहां जहां से इसको पासेज मिलेगा चलती चली जाएगी, देखिए आगे चलती चली जाएगी, और वो गैस फाइनली इस ट्यूब से होती हुई किसके अंदर चली जाएगी, लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर जो कि पहले कलरलेस था, जैसे ही ये गैस लाइम वाटर में जाएगी, मिक्स होगी, वैसे ही इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और अगर ये कलर मिल्की हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इस डिलीवरी ट्यूब से जो गैस आई थी वो CO2 थी, और CO2 गैस इस डिलीवरी ट्यूब में कहां से आई, इसकी रिएक्शन से, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों सब्सटेंसेस की रिएक्शन से CO2 गैस निकलती है। समझ आ रही बात। लेकिन इतना करने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको इसकी केमिकल इक्वेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होगी जरा देख लो, किस चीज की केमिकल इक्वेशन, इसकी नहीं बता रहा हूं, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि CO2 Na2CO3 और HCl की रिएक्शन क्या है। मैं केमिकल रिएक्शन किसकी बता रहा हूं कि लाइम वाटर और CO2 के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे लाइम वाटर मिल्की हो गया, वो रिएक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप ये डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना लें, मुझे ये बोर्ड यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, तब मैं वो रिएक्शन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, या फिर मैं ऊपर बना दे रहा हूं यहाँ पर रिएक्शन को, आप डायग्राम बनाते रहे। देखिए यहाँ पर क्या है, CO2 गैस थी, उसको मैंने पास कराया लाइम वाटर में, जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, और आगे एक को जरूर लगाएं, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लाइम वाटर, जो कि फिलहाल कैसा है, कलरलेस, ठीक है। जैसे ही CO2 गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, फटाफट यहां पर एक कंपाउंड बन जाएगा CaCO3, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या होगा, वाटर। CaCO3 जो है, इसका नाम आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में जो है मिक्स रहता है, क्योंकि पूरी तरह सॉल्युबल नहीं है, तो एक ये मिल्की सस्पेंशन बना लेता है, मिल्की सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है, पार्टिकल्स दिखते रहते हैं इसके, तो एक मिल्की सस्पेंशन, इसके पार्टिकल्स का भी बड़े रहते हैं। बस हमें ये देखना है कि मिल्की कलर हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि मिल्की कलर, ये पूछा जाता है बच्चों, मिल्की कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। मिल्की कलर क्यों आया, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके सामने वो रिएक्शन लिखी हुई है कि CO2 गैस लाइम वाटर से रिएक्ट करके उसको मिल्की कैसे बना देती है। समझ में आ रही इतनी बात। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो मान लो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने को मिला, आप 10th क्लास में लैब में आपको जाने का मौका मिला, आपने इस तरीके से एक एपरेटस अपना अरेंज किया, यहाँ पर आपने HCl और Na2CO3 या जो भी मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, रिएक्शन कराई, यहाँ लाइम वाटर लिया, ठीक है। जैसे ही इस डिलीवरी ट्यूब में से वो गैस लाइम वाटर में पहुंची, कलरलेस था, अब अचानक से वो क्या हो गया, मिल्की हो गया। अब आपको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा बढ़िया सा कलर आ गया मिल्की सा, आपने कहा चलो पास होने दो होने दो। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इसमें जरूरत से ज्यादा CO2 गैस पास होने लगेगी, देखो स्टार्टिंग में कलरलेस था, जैसे ही थोड़ी सी CO2 जाएगी, जैसे ही थोड़ी सी CO2 जाएगी मिल्की हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मजा आ रहा है कलर देख के, आपने कहा चलो और CO2 डालते हैं तो और व्हाइट होगा, और व्हाइट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब उसमें एक्सेस में CO2 चली जाएगी, ज्यादा मात्रा में CO2 चली जाएगी, तो ये मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूं, फिर इसका रीजन बता रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, व्हेन
CO2 is passed in excess, ठीक है, the milky color disappears। लाइम वाटर में स्टार्टिंग में आप जब CO2 गैस मिलाते हो उसका कलर मिल्की हो जाता है। उसी से हमारा कंफर्मेशन हो गया कि वो जो गैस हमने पास करी थी वो CO2 थी, लेकिन हम फिर भी नहीं माने, हम तब भी लगातार उसमें CO2 पास कराए जा रहे हैं। तो जब एक्सेस में, जब ज्यादा मात्रा में CO2 पहुंच जाएगी तो वो मिल्की कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आगे देखो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूं इसमें, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है कि नहीं। देखो स्टार्टिंग में फिर देखो, मेरे पास लाइम वाटर था, कलरलेस था, उसमें CO2 गैस पास कर रही, जैसी CO2 गैस अंदर पहुंची उसके अंदर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की सस्पेंशन होता है। इसी की वजह से मिल्की कलर आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ मिल्की कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। अब आपके पास जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहा, लाइम वाटर नहीं रहा, अब उसमें क्या बन चुका है, जैसे आपने थोड़ी सी CO2 पास कराई, अब उसके अंदर क्या बन गया, अब उसके अंदर आपके पास आ गया कि CaCO3 और H2O। समझना ध्यान से, मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी स्टार्टिंग में, उसमें लाइम वाटर भरा हुआ था। पहली बार जब CO2 पास कराई, जैसे ही CO2 गई मिल्की कलर आ गया। मिल्की कलर आने का मतलब क्या, उसमें क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। लेकिन अब अगर उसमें और CO2 पास करा रहे हैं तो जो अब आप CO2 पास करा रहे हैं उसकी रिएक्शन इससे थोड़ी ना हो रही है, ये तो बचा ही नहीं आपके पास, ये तो पहले ही रिएक्शन कर गया। अब आपके पास क्या रह गया है, CaCO3 और H2O। और अब जो आप CO2 पास करवा रहे हो वो CO2 की रिएक्शन जो है वो इससे हो रही है, इससे, और जब इससे CO2 की रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और ये जो चीज है ये कलरलेस होती है और सॉल्युबल होती है वाटर में, यानी वो जो सॉल्यूशन आपका था पहले मिल्की लग रहा था, अब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पानी की तरह, उसका कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैजिक की तरह है, आप इसको लैब में करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। काफी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। बस दोनों रिएक्शन जरूर आप ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में लगभग मेरे ख्याल से शायद ही किसी भी ईयर का ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस वाले टेस्ट का कोई क्वेश्चन ना आया हो, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं ये वाली बात जरूर पूछ लेता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली चीज कि CO2 गैस का टेस्ट क्या है, कि वो CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। टेस्ट की रिएक्शंस क्या है, मिल्की कलर होने की रिएक्शन क्या है, ये लिखी हुई है, CO2 और लाइम वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, मिल्की सस्पेंशन, इसी से क्लियर, इसी से मिल्की कलर आता है उसमें। और एक्सेस में CO2 पास कराते हैं तो मिल्की कलर गायब हो जाता है, ये भी कई बार पूछा। उसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है कि जब एक्सेस में CO2 गैस पास कराओगे तो अब जो बाद में CO2 पास करी, एक्चुअल में उसकी रिएक्शन पिछली वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट से होती है, यानी CaCO3 और H2O के मिक्सचर से। इसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कलरलेस है और सॉल्युबल है, इसीलिए वो मिल्की कलर अब कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बच्चों, इस चीज को आप नोट कर लें अच्छे से, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी अच्छी तरीके से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, रिएक्शंस को लिख के देख लें अपने आप, लिख के पढ़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो आपकी मेमोरी में एक कह सकते हो हमेशा के लिए फिट हो जाता है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह काम करता है, आपको वो चीजें याद आएंगी जो आपने खुद नोट करी थी। समझ में आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लेने के कंपैरिजन में आपका नोट करना ज्यादा बेटर है। आप यहां से वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट करें कॉपी पर। समझ में आ रही बात, स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है, आप खुद लिखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज हमेशा के लिए फिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करिए।